हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो स्टार्ट करते हैं डबल टाइट्रेशन को। तो जब हम डबल टाइट्रेशन की बात करेंगे तो डबल टाइट्रेशन जो है पर्टिकुलरली एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम टाइट्रेशन में एक से ज़्यादा इंडिकेटर का यूज करेंगे। अब क्या है कि एक से ज़्यादा इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे तो इसके नाम में भी आपको क्लियर कट रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमको दो इंडिकेटर्स का यूज करके टाइट्रेशन करवाना है। तो क्लियर कट है कि यहाँ पे डबल टाइट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब कि किसी टाइट्रेशन में हम दो इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। अब क्या है कि जब हम टाइट्रेशन वर्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए टाइट्रेशन जो है वो बहुत बड़ा वर्ड बन जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं टाइट्रेशन को लेके। अब क्या है कि इसका एक पर्टिकुलर रीज़न भी है, क्योंकि जब हम टाइट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, इसमें अगर हम ये फिगर आउट कर ले कि हमें जो है किस टाइप के क्वेश्चंस को स्टडी करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस को स्टडी नहीं करना है, तो ये जो है काफ़ी आसान बन जाता है। अब क्या है कि डबल टाइट्रेशन में हम उसी तरीके से इसको डील करने वाले हैं, और आज जो है डबल टाइट्रेशन में हम एक पर्टिकुलर टाइप के जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस है वो फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, ठीक है, जो हमारे पास्ट ईयर के एग्जाम से जो क्वेश्चन आए हैं उसके रिलेटिव जो है हम बात करने वाले हैं। तो उसमें जो हमारा सबसे कॉमन पार्ट है या जो सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो है सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को लेके, कि इनको लेके जो है कई सवाल जो है बनाए गए हैं। जैसे हमने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं, तो पहले जो है उसका थ्योरी जो है डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें किस तरीके से हमें डील करना है और किन इंडिकेटर्स की बात करनी है, फिर जो है हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो आइए जो है शुरुआत करते हैं डबल टाइट्रेशन की। तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे किसके लिए, फॉर Na2CO3 एंड NaHCO3। अब इसमें क्या है कि अलग अलग सिचुएशन है, कई बार इनको एक साथ में भी सॉल्ट के रूप में लिखते हैं, कई बार इनको अलग अलग भी लिखते हैं, इसलिए हमने दो टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं। एक में उसमें अप्रोच में हमने मोलरिटी को लिया है क्वेश्चन में, दूसरी अप्रोच में हमने नॉर्मलिटी को लिया। इसका मतलब कि हम जो है दोनों एक्सपेक्ट को, दोनों टाइप को, सबको डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए इनकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे दो पर्टिकुलर इंडिकेटर्स का यूज है। एक तो जो है फिनेप्थोलीन की बात करेंगे हम, तो इन फिनेप्थोलीन जब हम बात करेंगे तो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इन पर्टिकुलर सबस्टांस के नेचर की बात करें कि दोनों जो सबस्टांस है वो हैं किस नेचर के, तो आपको पता है कि दोनों जो हैं वो बेसिक सॉल्ट है। एक्चुअल में क्या है, ये बेसिक सॉल्ट है। अब क्या है कि जो बेसिक सॉल्ट्स हैं, बेसिक सॉल्ट्स पीएच के आधार पे हम बात कर रहे हैं, तो पीएच के आधार पे जो स्लाइटली बेसिक सॉल्ट है इनको जब हम टाइट्रेट करवाएंगे किसके साथ, एसिड्स के साथ। तो वैसे तो हमें क्लियरली पता है कि अगर हम जैसे आपको बेसिक पार्ट की अगर बात की जाए, जो 9th-10th में आप पढ़ते हो, तो 9th-10th में आप ये पढ़ते हो कि यार जब भी किसी कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो CO2 जो है इवॉल्व करेगा। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से नहीं सोचना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल जस्टिफाइड कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ जो है एक्सपेरिमेंट में बार बार उस जनरलाइज चीज़ को नहीं यूज करना है, और जो कि मैं इसमें बताऊँगा कि फिनेप्थोलीन में क्या होगा, और उसके बाद जो है जो दूसरा इंडिकेटर हम यूज करेंगे मिथाइल ऑरेंज, उसमें क्या होगा। तो इन फिनेप्थोलीन जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है व्हेन, पहले इसकी बात कर लेते हैं, व्हेन Na2CO3 रिएक्ट विद एन एसिड, और एसिड में जो है कॉमनली जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड को लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल आपको पता ही होंगे कि कौन कौन से एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, तो जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके ही टाइट्रेशन यहाँ पे करवाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि Na2CO3 के साथ क्या रिएक्शन होगी, तो Na2CO3 जब फिनेप्थोलीन में जो है प्रेजेंस में जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो यहाँ पे जो है रिएक्शन कुछ इस तरीके की होगी कि ये जो है बनाएगा NaHCO3 प्लस NaCl। इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें जो है किस तरीके की रिएक्शन हुई है, तो ये पर्टिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। वहीं जब हम बात करेंगे व्हेन NaHCO3 मिक्स्ड विद एसिड, यहां पे मिक्स बोल रहा हूं क्योंकि मिक्स लिखने का एक पर्पज है, क्योंकि यहां पे Na2CO3 की तो इस तरीके की रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पे NaHCO3 की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो है रिएक्शन नहीं करता है। मतलब जब हम फिनेप्थोलीन की बात करेंगे कि इन फिनेप्थोलीन NaHCO3 को अगर हम किसी भी एसिड के साथ मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर हम HCl को ले लें तो क्लियर कट है कि यहाँ पे हम लिखेंगे नो रिएक्शन,
मतलब कि इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर हम फिनेप्थोलीन में अगर बात कर रहे हैं इसका और इस पर्टिकुलर सबस्टांस का, तो क्लियर कट है कि ये रिएक्ट करता है, लेकिन रिएक्ट जब करता है तो उसकी रिएक्शन ये है, और ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। दूसरा देखिए कि जब NaSCO3 की बात करते हैं कि जब इसको किसी एसिड के साथ मिक्स करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। मतलब ये है कि पहली रिएक्शन का जो आउटकम भी आ रहा था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा था कि फर्स्ट रिएक्शन का जो आउटकम है वो फर्दर रिएक्शन में नहीं जाने वाला, मतलब यहाँ पे CO2 नहीं इवॉल्व होने वाली है। ये क्लियर कट आप समझ लीजिए, क्योंकि जो जनरल आपको बात पता थी कि कार्बोनेट जो है या बाइकार्बोनेट CO2 इवॉल्व करते हैं एसिड के साथ, वहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब ये तो हमने फिनेप्थोलीन की प्रेजेंस में देखा कि दोनों सबस्टेंस किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। अब जो है इसको हटा के हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज की, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे जब मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे कि मिथाइल ऑरेंज के प्रेजेंस में किस तरीके का हमें मिलने वाला है, तो इन मिथाइल ऑरेंज, तो मिथाइल ऑरेंज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं Na2CO3 की, तो व्हेन Na2CO3 इज मिक्स्ड विद एसिड, और एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड वंस अगेन, तो Na2CO3 की जब हम बात करेंगे तो ये जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ जो है दो स्टेप में है, मतलब स्टेप फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है दो स्टेप में रिएक्शन को हम देखेंगे, क्योंकि उसी से जो है हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन भी करेंगे और आसान हो जाएगा। जैसे हम HCl को ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो सबसे पहले जो है ये इससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaSCO3 प्लस NaCl का फॉर्मेशन करेगा। फिर यही NaSCO3, मतलब स्टेप 2 की अगर हम बात करेंगे तो स्टेप 2 में यही वाला NaSCO3 जो है, जो पहली रिएक्शन में बना होगा इस पर्टिकुलर सबस्टांस की, ये फिर से HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा किसको, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। मतलब यहाँ पे जो है जब हम बात करेंगे तो Na2CO3 जो है डेफिनेटली CO2 को इवॉल्व कर रहा है, लेकिन कब इवॉल्व कर रहा है, मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में। और यहाँ पे जो है क्लियर कट दिख रहा है कि पहली रिएक्शन में जो है ये इसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर बाइकार्बोनेट फिर से HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है और CO2 को इवॉल्व कर रहा है। तो ये जो है अल्टीमेटली अगर आप इसको लिखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी कि Na2CO3 जो है वो रिएक्ट करेगा दो HCl के साथ, और दो HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ये 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। मतलब ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है जो कि किसकी है, सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ऑरेंज। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट की, कि जब जो है हमने किसको मिक्स किया है, मिक्स किया है NaSCO3 को, तो व्हेन NaSCO3 मिक्स विद एसिड, तो बहुत क्लियर कट आसान है, क्योंकि यहाँ जो है पीछे भी हमने लिखा है। तो जब हम NaSCO3 को HCl के साथ या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो वो इस केस में डेफिनेटली CO2 इन्वॉल्व करेगा और कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। अब क्या है कि इन पर्टिकुलर रिएक्शन से हमको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन को लेके, क्योंकि आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जब हम बात कर रहे थे किसकी, जैसे मैं इसको एक साथ अब लिख देता हूं, क्योंकि मैंने एक एक करके लिख दिया, इसको एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जब मैं इसको कलेक्टिवली लिखूंगा तो उसी की हेल्प से मैं इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। अब जैसे कलेक्टिव में क्या है कि जब हम इसको टेबुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो टेबुलेट में जो है हम बात करेंगे तो फिनेप्थोलीन में जो है जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा, तो इन फिनेप्थोलीन इन मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो यहां पे जो है हमें पता है कि NaSCO3 के लिए, फॉर NaSCO3 तो रिएक्शन क्या थी, NaSCO3 प्लस HCl, इट विल फॉर्म NaCl प्लस CO2 प्लस H2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे Na2CO3 के लिए रिएक्शन क्या थी कि फॉर Na2CO3, तो यहाँ पे जो है ये दो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा था और जो है बना रहा था किसको, ट्वाइस NaCl को प्लस H2O प्लस CO2। अब यहाँ पे जब हम फिनेप्थोलीन की बात करते हैं कि फिनेप्थोलीन की प्रेजेंस में क्या था,
तो फॉर NaSCO3 की जब हम बात करेंगे तो NaSCO3 जब रिएक्ट करेगा फेनेप्थोलीन में HCl से तो हम लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लियर है? मतलब यहां पे इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, फॉर Na2CO3 जब हम लिखेंगे, जो कि हमने कंक्लूजन में भी लिखा था, तो यहाँ पे Na2CO3 जो है जब रिएक्ट करेगा HCl से इन प्रेजेंस ऑफ फिनेप्थोलीन इंडिकेटर, तो यहाँ पे जो है फॉर्मेशन होगा किसका? NaSCO3 का प्लस जो है NaCl का। क्लियर है? तो हमें जो है इस तरीके का बिहेवियर मिल रहा है। अब देखिए, इस बिहेवियर से हमें जस्टिफिकेशन क्या मिलता है कि अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज में अगर हम इसका क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे कि मान लो हमने इन दोनों का सेम मोलरिटी ले लिया। सेम मोलरिटी लेने का मतलब कि हमने इनके मोल सेम ले लिए। तो अगर इनके मोल सेम ले लेंगे तो उसके रिलेटिव HCl के मोल जो है क्या लगेंगे अलग अलग सिचुएशन में। कि मान लो इसमें x मोल लगा तो डेफिनेटली इसमें कितना लगेगा? 2x। क्योंकि क्लियर कट है कि जब हम कोफिशिएंट को कंपेयर करें, ध्यान दीजिए कि मैंने वर्ड क्या यूज किया है कि अगर इन दोनों की सेम क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी से मेरा मतलब मोल से, तो अगर इन दोनों का मोल सेम होगा तो डेफिनेटली अगर इसका x मोल लगेगा तो यहाँ पे कोफिशिएंट डबल है, तो क्लियर कट है कि यहाँ पे क्या 2x लगेगा। अब क्या है कि इन पर्टिकुलर एस्टिमेशंस का क्वेश्चंस को कम कैलकुलेशन में सॉल्व करने से जो है कैसे रिलेशन है वो हम क्वेश्चन में देखने वाले हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जो है आसान इसलिए क्योंकि यहाँ पहले पार्ट में तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही। NaSCO3 अगर है सॉल्यूशन में तो उसके साथ इसका रिएक्शन है ही नहीं, सिर्फ रिएक्शन किसके साथ है? Na2CO3 के साथ। और उसमें भी जो हमें पता है कि कोफिशिएंट कितना है, दोनों का इक्वल है। इसका मतलब जितना मोल इसका होगा इतना ही मोल इसका कंज्यूम होने वाला है। अब इसको जो है इक्विवेलेंट से भी सॉल्व करते हैं। तो जब हम इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे भी जो है हम इस तरीके से जो है डील करते हैं। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसका तो जो है n फैक्टर कितना है? 1, लेकिन इसका n फैक्टर कितना है? 2। लेकिन हाँ, इन दोनों में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इस चीज़ के लिए इसका n फैक्टर 2 है जब मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इसी पर्टिकुलर सबस्टांस का n फैक्टर कितना है? 1 है, क्योंकि ये एक H+ आयन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब हम n फैक्टर देखते हैं एसिड और बेस के लिए तो हमने ये बताया था इक्विवेलेंट मास वाले उसमें कि जितना H+ और OH- आयन वो लेगा या देगा, ठीक है, वो n फैक्टर को डिसाइड करेगा। तो यहाँ ये 2 H+ आयन को एक्सेप्ट करा तो इसका n फैक्टर 2, यहाँ ये एक H+ आयन को एक्सेप्ट करा तो इसका n फैक्टर कितना आ गया? यूनिटी। अब जो है ये क्लियर कट हो गया, मैंने यहाँ पे कोरिलेट भी कर दिया। और अगर आप नॉर्मेलिटी से सॉल्व करोगे तो उसमें तो डायरेक्ट है, जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है उसमें तो हमें जो है मोल्स में इस तरीके से डील ही नहीं करना पड़ता। वहाँ तो हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंट डेफिनेटली क्या है? सेम होंगे, मतलब जितना इक्विवेलेंट इसका उतना इसका, जितना इसका उतना उसका। वैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, बस n फैक्टर को ध्यान रखना होगा, ठीक है उसमें। अब देखिए, अब जो है ये तो हमें समझ में आ गया कि किस किस तरीके से रिएक्ट करता है, अलग अलग मीडियम में मिथाइल ऑरेंज में कैसे रिएक्ट कर रहा है, फिनेप्थोलीन में कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन जो है आप पढ़ लीजिए जो हमने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आइए जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे आप देख रहे हैं कि हमने एक जो है एडेक्ट को लिया है, ये जो सॉल्ट है ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं। अब देखो ये जो एक साथ जुड़ी हुई है इसका पर्पस क्या है कि इसका पर्पस ये है कि जब आप इसको घोलोगे, ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इस सॉल्यूशन में मोलरिटी और वॉल्यूम सेम लेंगे हम, क्योंकि दोनों एक साथ जो है इसमें डिसॉल्व किए गए हैं। अब क्या है कि इसके साथ साथ जो है इसमें ये नहीं समझ लेना है कि इनका जो है एक साथ रिएक्शन होने वाला है, क्योंकि जब ये सॉल्यूशन में घुल जाएंगे तो डेफिनेटली दोनों सॉल्ट क्या है? अलग अलग हो जाएंगे। फिर इनका जो बिहेवियर हमने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज और फिनेप्थोलीन के साथ, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको ट्रीट करेंगे। जैसे हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज के साथ कुछ इस तरीके की रिएक्शंस थी, फिनेप्थोलीन के साथ कुछ इस तरीके की रिएक्शंस थी। अब देखो इसी से जो हम इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि हमने सेपरेटली जो है इनको जो है टाइट्रेट कराया, पहले फिनेप्थोलीन के साथ टाइट्रेट कराया, फिर जो है मिथाइल ऑरेंज के साथ। फिनेप्थोलीन के साथ कितना वॉल्यूम यूज हुआ है? x ml, और जब हमने मिथाइल ऑरेंज के साथ यूज किया है तो कितना हुआ है? y ml। अब दोनों की वैल्यू हमें निकाल के डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब देखो हम जब फिनेप्थोलीन की बात करते हैं तो हमें पता है कि सिर्फ ये इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है, और इससे जो हमें क्लियर कट पता है कि जितना मोल इसका होगा इतना ही मोल इसका लगेगा, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट कितना है? 1। अब मोल निकालने के लिए मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं तो हम इसमें लिखेंगे मिली मोल, क्योंकि मोल को जो है मिली मोल के रूप में भी लिख सकते हैं कि मिली मोल ऑफ HCl इट विल बी इक्वल्स टू मिली मोल ऑफ Na2CO3। क्लियर है कि इस तरीके से जो हम इससे लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, क्योंकि ये जो है सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा? Na2CO3 के साथ।
और उसमें कोफिशिएंट देखिए कि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अब इसका मिलीमोल निकालने के लिए हमें दिया है कि x ml का यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो x इंटू मोलरिटी मतलब 0.05, ये जो है बराबर हो जाएगा मोलरिटी ऑफ दिस सबस्टेंस इनटू वॉल्यूम। मोलरिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है 20 ml, और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x जो है कितना आएगा 40 ml आएगा। क्लियर है? अब जो है x की वैल्यू तो निकल गई, वो सिंपली हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जब हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ तो इनका जो है मोलरिटी और वॉल्यूम, ठीक है, का जो प्रोडक्ट होगा वो इसके मोलरिटी और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दो पार्ट में रिएक्ट कर रहा है, मतलब इसके साथ सेपरेटली रिएक्शन हो रही है और इसके साथ सेपरेटली रिएक्शन है, क्योंकि दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। अब अगर हम निकालें कि इसके साथ कितना वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है इस पर्टिकुलर सबस्टेंस के साथ, तो यहाँ से जैसे एक तो बिना कैलकुलेशन के भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको देख के, क्योंकि कोफिशिएंट जब सेम आ रहे हैं तो कितना है 40 ml, तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ कोफिशिएंट कितना हो गया दुगना, क्योंकि यहाँ पे जो है इस रिएक्शन से अब इसको कंपेयर करोगे तो जस्ट उससे डबल HCl लग रहा है, तो डबल लग रहा है तो इसमें तो एक तो हम सिंपली बोल भी सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड विद Na2CO3, तो ये जो है बराबर हो जाएगा किसके 80 ml के। हालांकि इसको अगर आप कैलकुलेशन करके भी करोगे तो क्लियर कट है कि इसका जो मोल है जस्ट उससे दुगना मोल जो है किसका लगेगा HCl का, यहाँ सेम लग रहा था, ठीक है, तो मोलरिटी तो वही है, तो अल्टीमेटली हमें वॉल्यूम को ही दुगना लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट कितना लिख दिया 80 ml। अब देखो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए कि वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड विद NaSCO3, तो इसके साथ कितना लगने वाला है, तो यहाँ पे देखो कि दोनों का जो है, ठीक है, कोफिशिएंट यूनिटी है, इसकी मोलरिटी वॉल्यूम भी जो है किसके बराबर है इसी पर्टिकुलर सबस्टेंस के बराबर है, और इसकी मोलरिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पे जो है साफ साफ दिख रहा है कि अगर इसको हमें सॉल्व करना तो दोनों का मोल बराबर होगा, तो 20 इंटू 0.1 इट विल बी इक्वल्स टू 0.05 इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा कितना 40 ml। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दोनों के साथ जब सेपरेटली रिएक्शन हो रही थी तो इसमें 80 ml यूज हो रहा है, इसमें 40 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना यूज होगा मिथाइल ऑरेंज के साथ, तो टोटल वॉल्यूम जो Y आ रहा है वो कितना होने वाला है 120 ml। अब यहाँ पे X यूज हो रहा है तो X की वैल्यू कितनी आई थी 40 ml। अब देखो हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है y माइनस एक्स का, तो डिफरेंस जो है कितना आएगा, तो क्लियर कट है कि y माइनस एक्स जो है बराबर हो जाएगा किसके 80 ml के, और यही हमारा जो है क्वेश्चन था। इनफैक्ट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मोलरिटी और मोल्स के कॉन्सेप्ट से हम बिना कैलकुलेशन के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए हमने जो है इतनी सारी कैलकुलेशन की हुई है। अब क्या है कि कई बार इसमें क्या होता है कि वो ये कहता है कि पहले फिनेप्थोलीन के साथ किया और फिर जो है कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब लगातार, कि फिनेप्थोलीन से जो हमें मिला सॉल्यूशन जस्ट उसको उसके बाद जो है टाइट्रेट कर दिया मिथाइल ऑरेंज के साथ, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, यहाँ पे सेपरेट की बात हो रही थी, मैं कॉन्जिक्यूटिव की बात कर रहा हूँ। तो उन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि देखो यहाँ से जब फिनेप्थोलीन की बात करेंगे तो फिनेप्थोलीन में एक तो ये जो प्योर NaSCO3 था ये बचा हुआ था, और दूसरा NaSCO3 जो है किससे बना हुआ है Na2CO3 से। तो अब जो है जो नेक्स्ट सॉल्यूशन हो जाएगा उसमें NaSCO3 जो है वो दो पार्ट से आ रहा है, एक तो इस पर्टिकुलर सबस्टेंस से आ रहा है Na2CO3 से, और दूसरा जो पहले से ही प्रेजेंट था ओरिजिनल सॉल्यूशन में। अब क्या है कि इसकी मोलरिटी और वॉल्यूम जितना होगा उतना ही इसका होगा, डेफिनेट सी बात है, क्लियर कट है, क्योंकि जितना इसका मिलीमोल है, ठीक है, उतना ही मिलीमोल इसका बनेगा। अब हमें पता है कि जितना इसका मिलीमोल है उतना ही मिलीमोल किसका है, इसका है, इसका मतलब जितना मिलीमोल इसका बना होगा वो भी जो है पहले वाले NaSCO3 के मिलीमोल के ही बराबर होने वाला है। मतलब अल्टीमेटली जो नया NaSCO3 है सॉल्यूशन में वो पहले वाले से डबल है, तो अगर वो पहले वाले से डबल है तो इसके साथ अगर 40 ml लग रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ, तो अगर इसका दुगना कर देंगे तो कितना लगेगा 80 ml। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव टाइट्रेशन की जब हम बात करेंगे तो अगर फिनेप्थोलीन का 40 ml लग रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव में मिथाइल ऑरेंज से फिर कितना लगेगा 80 ml। एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है वही हमको इंडिकेट भी कर रहा है, तो ये डिफरेंस हमको बता रहा है
कि अगर हम फेनेप्थोलीन के जस्ट बाद मिथाइल ऑरेंज को डाल के अगर टाइट्रेट करवाएंगे तब जो है फिर फर्दर कितना वॉल्यूम यूज होगा, 80 ml यूज होगा। क्लियर है? तो उस तरीके के क्वेश्चन की अप्रोच को भी जो है आप सॉल्व करके जो है इसको समझने की कोशिश करें जो हमने डिस्कस किया था। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये कि यहाँ पे हमने दोनों को एडेक्ट ना लेके सेपरेट लिया है। तो अगर एडेक्ट ना लेके सेपरेट लिया है तो सेपरेट लेने का पर्पस क्या है वो समझ लो। तो पर्पस ये है कि अब जो है इनके लिए क्वांटिटी मतलब मोल जो है हम सेम नहीं ले सकते, अब हमें दोनों के मोल सेपरेटली अलग अलग निकालने होंगे। अब अगर अलग अलग निकालने होंगे और उसमें भी जो है हमारे लिए जो है एस्टिमेशन वाइज क्या करना है कि हमें अब नॉर्मलिटी का यूज करना है। ठीक है, तो नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नॉर्मलिटी के कॉन्सेप्ट से कैसे इसको सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है एक बात तो साफ है, जो कि हमने रिएक्शन इतनी सारी लिख ली है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा। अब जैसे दिया हुआ है कि फेनेप्थोलीन की प्रेजेंस में जो है, ठीक है, जब ये यूटिलाइज हो रहा है, जब रिएक्ट कर रहा है तो इसमें 0.1 N और 5 ml जो है यूटिलाइज हो रहा है। फेनेप्थोलीन में मैंने N फैक्टर कितना बनाया था 1, तो इसका मतलब कि इन फेनेप्थोलीन, तो इन फेनेप्थोलीन जब हम बात करेंगे तो फेनेप्थोलीन में जो है हमें पता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 it will be equals to milli equivalent of HCl according to the chemical law of equivalence, उसका यूज करके। अब इसका हमें फाइंड आउट करना और इसका हम निकाल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये फेनेप्थोलीन में सिर्फ किसके साथ रिएक्ट करेगा, Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका मतलब इससे हमको मिली इक्विवेलेंट इसका मिल जाएगा। तो मिली इक्विवेलेंट की जब हम बात करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 जो है बराबर हो जाएगा, अब देखिए इसकी नॉर्मलिटी दी हुई है, कितनी नॉर्मलिटी दी हुई है 0.1 और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 5 ml। इसका मतलब कि इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.05। अब मिली इक्विवेलेंट पता चल गया, तो मिली इक्विवेलेंट से जो है हम इस पर्टिकुलर सबस्टेंस का मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ Na2CO3, अब इस बात का ध्यान रखना है और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ साइड पे कि यहाँ पे N फैक्टर कितना है 1 है। तो N फैक्टर यूनिटी है, तो इसका मतलब जितना इसका मोलर मास होगा उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो मास ऑफ Na2CO3 में सबसे पहले इसको कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट में, तो 1000 से डिवाइड किया इनटू इसका मोलर मास मतलब 106। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर जो है ये कितना आएगा, तो कैलकुलेट करने पाएगा 0.053 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है Na2CO3 प्रेजेंट है किसमें, सॉल्यूशन में, और इसको हमने सिंपली जो है नॉर्मलिटी वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लिया। अब देखो जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कि जब हमने फेनेप्थोलीन की बजाय सेपरेट टाइट्रेशन में जो है सेम क्वांटिटी को मतलब सेम वॉल्यूम को लिया है और ट्रीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, मिथाइल ऑरेंज की, तब जो है टोटल जो यूटिलाइज हो रहा है वो 12.5 है। अब यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आती है कि जब पहली रिएक्शन में इसका N फैक्टर 1 है, ठीक है, तो इतना इक्विवेलेंट इसका है, लेकिन जब इसका N फैक्टर 2 हो जाएगा तब मिली इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हमने 2 सीक्वेंस में रिएक्शन को लिखा था। तो 2 सीक्वेंस में जब लिखा था तो उसी का हम यूज करेंगे। तो इन मिथाइल ऑरेंज, तो इन मिथाइल ऑरेंज की जब बात करेंगे तो मिथाइल ऑरेंज की प्रेजेंस में इस बात का ध्यान रखना, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिएक्ट करते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे N फैक्टर है 1 और पीछे N फैक्टर था कितना, सॉरी यहाँ पे N फैक्टर है 2 और पीछे N फैक्टर कितना था 1 है, क्योंकि जब मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे N फैक्टर ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू था 2। इसका मतलब पीछे जितना मिलीमोल आया था उसका डबल यहाँ पे यूटिलाइज होगा, क्योंकि पीछे अगर 0.5 था तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा।
अब देखिए इसका मिली इक्विवेलेंट कितना आएगा 1 इनटू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसको मान लेते हैं सॉरी x मान लेते हैं, तो ये जो है बराबर हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl का वॉल्यूम कितना दिया 12.5 और इसके साथ साथ जो है हमें इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम जो है क्लियर कट 12.5 दिया है और इसकी जो है नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है 0.1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है कितना जाएगा 0.25। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर सबस्टांस का जो कि हमें फाइंड आउट भी करना था, क्योंकि इसका तो हम पिछले पार्ट से निकाल ही चुके हैं, क्वांटिटी मतलब मास निकाल चुके हैं, हमें इसका निकालना था, मतलब मिली इक्विवेलेंट। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaSCO3 इट विल बी इक्वल्स टू 0.25। अब इसकी रिएक्शन याद है NaSCO3 की, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके की थी HCl के साथ। ये जो है सेपरेटली जब रिएक्ट कर रहा था तो बना रहा था NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ से दिख रहा है कि ये एक ही H प्लस आयन एक्सेप्ट करा है, इसका मतलब इसका एन फैक्टर जो है कितना होगा 1 होगा। इसका मतलब जो है जितना इसका मोलर मास होगा उतना ही इसका इक्विवेलेंट मास भी होगा। तो अगर हम इसका मास निकालना चाहते हैं तो मास ऑफ NaSCO3, तो मास ऑफ NaSCO3 जो है बराबर हो जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 1000 इसलिए क्योंकि ये मिली इक्विवेलेंट है, इनटू इसका इक्विवेलेंट मास जो कि कितना है 84। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.021 ग्राम। तो इसका मतलब कि हमें दोनों सबस्टांस का मास मिल गया कि पहले जो है Na2CO3 का हमने मास निकाला पहले वाले हाफ का यूज करके, फिर सेकंड हाफ का यूज करके जो हमने किसका मास निकाला NaSCO3 का। अब इन पर्टिकुलर टाइट्रेशंस में एन फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट है और उसी से जो है हमने इसको सॉल्व भी किया है। लेकिन एक दूसरी अप्रोच आप ले सकते हो मोल वाली, तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मोल की अप्रोच लेके भी सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखो ये तो हमने जो है इसके पहले टाइप की बात की जिसमें जो हमने फिनेप्थलीन मिथाइल ऑरेंज का यूज किया किसके लिए Na2CO3 और NaSCO3 के लिए। अब जो है हम इसमें बात करते हैं किसकी EDTA की, कि EDTA में जो है किस तरीके से हम जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो इसको हटाते हैं, फिर जो है हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप को। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं EDTA को। तो जब EDTA की बात करते हैं तो ये भी जो है यूज होता है किसमें कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में। जब इसकी नाम की बात करते हैं तो जैसे हमने लिखा इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, मतलब कि ये जो है टेट्राबेसिक एसिड है, मतलब ये 4H+ देने की इसकी पोटेंशियल है। अब इसके साथ साथ जब हम बात करेंगे तो जैसे इसमें लिखा कि इस तरीके के आयन के और जनरली जो डाइवेलेंट कैटायन है उसके जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में इसका यूज होता है। क्यों यूज होता है? वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। आप कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर यूज करेंगे जो किसी पर्टिकुलर मेटल को सूट करता है, उसके हिसाब से जो है हम एस्टिमेशन करते हैं कलर चेंज के हिसाब से। अब क्या है कि इसमें जब हम नाम की बात करते हैं तो जैसे इसमें देख रहे हैं कि इसको जो है इस तरीके से भी लिखते हैं H4X के हिसाब से, जो कि इंडिकेट करता है कि कितने H+ दे सकता है। उसके अलावा जब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो इस पर्टिकुलर सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है Na2H2X। और इनफैक्ट जो है यही पर्टिकुलर एनायन जो हमारा डाइवेलेंट एनायन है यही यूज होता है किसके एस्टिमेशन में, डाइवेलेंट कैटायन के एस्टिमेशन में। और ये 1:1 जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन है। और ये जो हमारा कैटायन होते हैं डाइवेलेंट कैटायन वो इसी पर्टिकुलर आयन के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स का यूज करते हैं और जो इंडिकेटर जिस मेटल को सूट करता है जिसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बनाता है उसी का जो है हम यूज करते हैं EDTA के साथ। अब देखो इसको लेके जो है हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा और इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें जो है pH को कंट्रोल करना ही बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप इस जब टाइट्रेशन की बात करेंगे तो इसमें pH कंट्रोल की जाती है बफर बना के। तो यहाँ पे भी जैसे बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर सबस्टांस है इसका यूज करके जो है बफर बनाया गया। फिर जो है उसमें जो इंडिकेटर यूज किया है, ठीक है, म्यूरेक्स ऑक्साइड जो है उसको ऐड किया गया है। और इस पर्टिकुलर इंडिकेटर्स की खास बात यह है कि सिर्फ ये जो है किसके एस्टिमेशन में यूज होगा, कैल्शियम आयन के। फिर उसके बाद जो है जो टी इंडिकेटर है, यूरियो2 इंडिकेटर, जिसको ब्लैक इंडिकेटर भी लिखते हैं कई बार, ब्लैक टी, तो यहाँ पे जो है ये इंडिकेटर दोनों के एस्टिमेशन में यूज हो रहा है, कैल्शियम आयन भी और मैग्नीशियम आयन। और ये आयन जो है आए कहाँ से, तो जैसे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हम टैप वाटर का यूज कर रहे हैं, उसमें जो है हार्डनेस होगी और उसी हार्डनेस की वजह से इन पर्टिकुलर आयन जो है इनकी प्रेजेंस हमें समझ में भी आती है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ है कि एक तो जब हम इसको सेपरेटली जो है ट्रीट कर रहे हैं किसके साथ, ठीक है, इस पर्टिकुलर इंडिकेटर के साथ, और फिर जो है उसमें सिर्फ कैल्शियम आयन का ही एस्टिमेशन हो रहा है। लेकिन जब इस इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो है वो दोनों का एक साथ एस्टिमेशन कर रहा है।
अब इससे हेल्प क्या मिलेगी, तो हेल्प ये मिलेगी कि हम दोनों से जो है ये निकाल सकते हैं कि इनका कितना मोल जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे जो है जब हम बात करेंगे मोल की, तो यहाँ से एक चीज़ भी क्लियर हो जाता है कि जब हम डाइवेलेंट एनायन वाली फॉर्म कर रहे हैं डाइवेलेंट कैटायन के साथ, तो यहाँ पे जो है कोफिशिएंट में जो है अंडरस्टैंडिंग को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाइवेलेंट एनायन है, डाइवेलेंट कैटायन है, तो जब दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे तो कोफिशिएंट कितना आएगा, यूनिटी। इसका मतलब जितना मोल EDTA लेंगे उतना ही मोल जो है कैटायन और जो जितने भी कैटायन होंगे उतने यूटिलाइज होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे EDTA के लिए, तो हम जो है पहले नीचे वाले पार्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इससे हमें दोनों के मोल मिल जाएंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है कि मोल्स ऑफ EDTA ion used, it will be equals to moles of calcium ion plus moles of Mg2 प्लस आयन। क्लियर है कि इस तरीके का जो है हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप इसको हाईलाइट करोगे तो 13 ml जो है वो इसका यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे कि यहाँ पे जो है कितनी कॉन्सेंट्रेशन जो है EDT की हमें यूज करनी है, तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m। अब इसके हिसाब से जो है हमें पता है कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम जो है हमें किसको बता देगा, मोल को। इसका मतलब मोल्स ऑफ EDT हो जाएगा 0.01 इंटू 13, और अगर जो है ये ml में है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से। तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मोल्स ऑफ Mg2 प्लस आयन। क्लियर है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू 10⁻⁵। तो इतना जो है किसका हो गया, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मोल्स ऑफ Mg2 प्लस आयन। और ये कब की बात है, और ये जो है मतलब किस कंडीशन में हम ले रहे हैं, तो कंडीशन जो है हम ले रहे हैं विद ठीक है, मतलब सेकंड पार्ट जो इस सवाल का है उससे जो है हमको ये मिला है कि इतना जो है मोल इन दोनों पर्टिकुलर आयन का होगा जो हमने टैप वाटर लिया 10 ml। अब देखो इसके बाद जब हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं, इसको तो इसको लिखे रहने देता है। तो फर्स्ट कंडीशन में जो है जब हम बात करेंगे इस पहले वाले इंडिकेटर की, जो फर्स्ट इंडिकेटर हम यूज किए हैं, ठीक है, उससे जो है हमको क्या मिलने वाला है, तो उससे जो है ठीक है अगर हम बात करेंगे इस इंडिकेटर के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है और लिखा हुआ भी कि सिर्फ कैल्शियम आयन का ही कॉम्प्लेक्समेट्रिक टाइट्रेशन हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ मोल्स ऑफ EDTA जो है बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन। अब यहाँ पे कितना वॉल्यूम इसका है 7.5, ठीक है, और कितना जो है इसका 7.5 ml, तो 0.01 इसकी मोलरिटी है। डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से, और ये जो है बराबर हो जाएगा किसके, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन के। अब देखो यहाँ पे क्लियर कट है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁵, और ये जो है किसका मोल्स है, मोल्स ऑफ कैल्शियम आयन। अब इन दोनों के मोल का सम कितना, इतना, और मोल्स ऑफ कैल्शियम जो है कितना है, इतना दिया हुआ है, मतलब इतना हमने फाइंड आउट किया। अब देखो इतना कैल्शियम का है, इतना टोटल है, इसका मतलब कि मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना होगा, तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम आयन जो है बराबर हो जाएगा 13 इंटू 10⁻⁵ माइनस 7.5 इंटू 10⁻⁵। इट मीन्स जो है बराबर हो जाएगा किसके, 5.5 इंटू 10⁻⁵। क्लियर है कि इस तरीके का जो है निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब हम इसको देखते हैं कि ये जो पर्टिकुलर मोल आए हैं ये मैग्नीशियम आयन के लिए आए हैं, और ये जो पर्टिकुलर मोल आए हैं किसके लिए आए, कैल्शियम आयन के। इसका मतलब कि इस टैप वाटर में जो दोनों आयन थे उसके मोल को हमने फाइंड आउट कर लिया। एक बार मैं फिर से इस चीज़ को इंडिकेट कर देता हूँ कि यहाँ हम डायरेक्टली जो है इसको इस तरीके से लगा रहे हैं, क्योंकि जो एनायन हम यूज कर रहे हैं EDTA के लिए वो एक्चुअल में इस तरीके का, जो मैं बोल रहा था कि जो
एनायन हम फॉर्म करेंगे किसके साथ, सोडियम सॉल्ट के साथ। तो इसी का हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक टाइट्रेशन में। तो उसी से जो है क्लियर कट हमें दिख रहा है कि इसके पास 2 नेगेटिव और इनके पास जो है क्या 2 पॉजिटिव है। तो साफ साफ सी बात है कि अगर मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा तब भी कोफिशिएंट 1 होगा, ये भी इसके साथ रिएक्ट करेगा तब भी कोफिशिएंट 1 होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट जो है इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अब दोनों पर्टिकुलर का जो है हमें मोल मिल गया किसके रेस्पेक्ट में, जो इनिशियल हमें अमाउंट दिया 10 ml के हिसाब से। क्वेश्चन में पूछा भी ये गया है कि इस 10 ml में जो है कितना मास होगा दोनों का टोटल मिला के। तो अगर हमें मोल पता चल गए दोनों के, कितना मोल इसका है और इतना मोल जो है मैग्नीशियम आयन का है, मतलब हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम मास निकालेंगे कि कितना मास जो है हमारा होगा, ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम जो है क्या करेंगे कि मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इनटू मोलर मास, ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इनटू इसका मोलर मास। सिंपल सी अप्रोच है, हमें पता है कि हमें जब भी जो है मोल से मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हमें ये पता है और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है तो हम जो है अब इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि मोल्स हमें पता है दोनों के कि कितने कितने मोल्स हैं दोनों के। तो इसका मतलब 7.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100 प्लस 5.5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू जो है कितना हो जाएगा 84। अगर आप इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पर जो है नियर अबाउट हो जाएगा किसके 1.21 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम के। तो यही एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट करना था कि ये जो टैप वाटर जो कि हार्ड वाटर है इसमें इन दोनों आयन का जो है मास कितना होगा, जो अल्टीमेटली हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर कट दिख रहा है, इसको फाइंड आउट करना है। तो ये जो है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इतना मास आएगा।